गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। अच्छा, जो मैं आपको वीडियो में, जैसे फर्स्ट वीडियो मैंने आपका बनाया तो आपने चैप्टर रीड किया है नहीं? हैव यू रेड? बेटा अगर रीड नहीं किया तभी, क्योंकि इसमें बेटा एक रिलेशन होता है। अगर आप फर्स्ट वो पार्ट रीड करोगे तभी आपको सेकंड जो आपका वीडियो है वो समझ आएगा। तो बेटा जिन्होंने रीड आउट नहीं किया वो थोरोली चैप्टर को रीड करें। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो यू हैव टू रीड द चैप्टर थोरोली, उसको समझो, फिर डाउट्स लो। आपके डाउट सेशन भी है ना बेटा। तो ये आपका फर्स्ट आपका था, वी वर डूइंग चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अब इसमें मेनली मैंने आपको बताया था वी हैव टू प्रिपेयर फील्ड फॉर एग्रीकल्चर फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। और उसमें मैंने आपको स्टेप्स बताए थे, जैसे फर्स्ट स्टेप्स वाज प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था आपका। सेकंड सोइंग, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। थर्ड ऐड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, ये भी आपको एक्सप्लेन हो गया था। बस एक छोटा सा इसमें रह गया। देन इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट्स रहते थे, इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। अगर आप ये चैप्टर आराम से ध्यान से सुन के पढ़ोगे तो यू विल एंजॉय। तो क्रॉप प्रोडक्शन, ये मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स में मैंने बताया था टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल या टू ओवरकम द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स वी हैव टू ऐड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। ध्यान आ रहा है बच्चों? और मैंने आपको इसमें डिफरेंसेस भी बताए थे, व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब इसके बाद आपका एक टॉपिक था एडवांटेज ऑफ यूजिंग मैनर्स। अगर हम मैन्योर्स को यूज़ करते हैं तो उसके एडवांटेज क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ये सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखता है। दूसरा, इट ऐड ह्यूमस टू द सॉइल, ये जो सॉइल में ह्यूमस ऐड करता है। थर्ड आपको पॉइंट क्या था? इट इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ये बढ़ा देता है। और इट मेंटेन द फर्टिलिटी फॉर लॉन्ग टाइम, ज़्यादा टाइम के लिए अपनी इसकी फर्टिलिटी को मेंटेन रखता है। ठीक है। देन इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल, ये हालांकि जब मैंने डिफरेंसेस करवाए थे तब आपको सब बता दिया था, फिर भी मैंने कहा चलो एक अलग से टॉपिक है, एडवांटेज ऑफ यूजिंग मैन्योर्स। मैन्योर्स को अगर हम यूज़ करेंगे उसके एडवांटेज क्या है। ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक था इरिगेशन। अब इरिगेशन क्या होता है? सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। अब देखो, अगर सोइल में हमारे मॉइस्चर कम है या सोइल में हमारे पानी नहीं है तो आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर इज़ वेरी वेरी नेसेसरी, तो पानी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। वैसे तो इंडिया में जो मेनली एग्रीकल्चर होती है इट डिपेंड्स ऑन रेन, बट रेन का कोई रेगुलर इंटरवल नहीं है, इट मे और मे नॉट। जैसे आपका डेजर्ट्स हैं वहाँ तो रेन होती नहीं, प्लेन्स पे भी कोई रेगुलर इंटरवल पे नहीं होती। ठीक है। तो क्या करते हैं? वी हैव टू सप्लाई वाटर, तो वाटर की सप्लाई के लिए सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल, दैट इज कॉल्ड एज इरिगेशन। अब इरिगेशन के भी टू मेथड्स हैं, ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड आपको इसका ज़्यादा डिटेल नहीं करना, जस्ट आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, जस्ट यू हैव टू लर्न द नेम, मोट, चेन पंप, ढेकली, राहत। इसमें क्या होता है? पहले हमारे जैसे आपका रिवर है, पॉन्ड है, लेक है, इन सब पे ये डिपेंड करते थे। तो इसमें जस्ट जैसे आप मोट आप देख रहे हो ना, वेल से पानी लिफ्ट कर रहे हैं और इसके बाद वही प्लांट्स में दे रहे हैं। इसके बाद ये चेन पंप, ये एक तरह से चेन बना दी है, ये इसके साथ ही एक वायर अटैच है, ये वायर जो है पानी को लिफ्ट करती है और इसके बाद पानी इस तरह से आता है। देन बाय यूजिंग वेल से भी देखो पहले पानी को हम निकाल रहे हैं। देन राहत में देखो विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक्स वाटर इज लिफ्ट। ठीक है। तो इस तरह से जस्ट आप इनके नेम लर्न कर लेना। आपके नेम मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, मोट, चेन पंप, ढेकली एंड राहत। दीज वर द ट्रेडिशनल मेथड। अब हम बात करते हैं मॉडर्न मेथड की। ये जो आपके ट्रेडिशनल मेथड है इनमें पानी जो है ज़्यादा यूज़ होता था, इकोनॉमिकल नहीं था, और इसके बाद हमें
थोड़ा सा इसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती थी। लेकिन अब जो है आपका स्प्रिंकलर सिस्टम, मॉडर्न मेथड में आपका आता है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या आता है, वी हॉरिजेंटली, इस तरह से हॉरिजेंटली एक पाइप को करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर एक ये नोजल लगी होती है और नोजल से जो पानी है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है टू एवरी पार्ट ऑफ फील्ड। और इसमें मेनली कहाँ पे हम यूज़ करते थे, सबसे पहले ऑन अनइवन लैंड, जहाँ पे जो हमारी लैंड है अनइवन है, कहीं पे ऊंची है कहीं पे नीची है, अनइवन लैंड। दूसरा डेजर्ट्स, अगर आप डेजर्ट्स में कभी अगर आप राजस्थान भी गए हो तो रोड साइड पे दोनों इस तरह से नोजल जो है मूव करती है, आपको नजर आएगी, और पानी जो है इन दिस मैनर, इस तरह से पानी जो है आपको डिस्ट्रीब्यूट होता नजर आएगा, ठीक है। तो ये था आपका स्प्रिंकलर सिस्टम। सबसे इसकी फायदे क्या था, इट इज यूज फॉर अनइवन लैंड, अनइवन लैंड के लिए एक तो यूज होता था, दूसरा इट इज इकोनॉमिकल, पानी जो है इससे हमारा वेस्ट नहीं होता था। अगर हम स्प्रिंकलर सिस्टम यूज़ करते थे तो पानी जो है हमारा वेस्ट नहीं होता था, ठीक है। और यूनिफॉर्मली जो पानी है एवरी पार्ट ऑफ फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। तो ये था हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम। आफ्टर दैट ड्रिप इरिगेशन, एज इट्स नेम इंडिकेट, ड्रिप मीन्स ड्रॉप बाय ड्रॉप। हम जो पानी है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप इस तरह से ड्रॉप बाय ड्रॉप हम पानी देते हैं। कहाँ देते हैं, टू रूट्स ऑफ प्लांट्स, जो रूट्स हैं हमारी प्लांट्स की उसमें हम देते हैं। और ये भी मेथड कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पे पानी की डेफिशिएंसी है, पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप देते हैं तो पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता, वाटर इज़ नॉट वेस्ट एट ऑल। और सेकेंडली क्या था कि ये पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप देते हैं, ठीक है, तो कई बार ओवर जो वाटर लॉगिंग क्या होती है, जब हम पानी ज़रूरत से ज़्यादा दे देते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज वाटर लॉगिंग। इससे वाटर लॉगिंग नहीं होती, पानी हमारा वेस्ट नहीं होता। तो ड्रॉप बाय ड्रॉप हम रूट्स को देते हैं तो इट इज़ ईजली यूज बाय प्लांट्स। तो ये था हमारा इरिगेशन में दो ही मेथड आपके, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल में आपका जैसे मोड, चेन पंप, बेकरी, प्लांट, और मॉडर्न में स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन। ये दोनों मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। आफ्टर दैट प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर वीड्स। वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स, वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स। अब इनमें से क्रॉप, अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो विद द मेन क्रॉप, मेन क्रॉप के साथ जो ग्रो कर जाते हैं दैट इज कॉल्ड एज ये वीड्स, ठीक है। अब वीड्स में अगर ये ग्रो कर जाएंगे तो इसमें क्या इसका नुकसान होगा, सबसे पहले सम वीड्स में भी पॉइजनस हो सकते हैं, तो इफेक्ट करते हैं। दूसरा, इट compete with the main crops for space, for light, for minerals। वो हर चीज़ के लिए मेन क्रॉप से कंपटीशन करेंगे, तो कंपटीशन इज़ नॉट गुड, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स, जो स्पेस या जो सनलाइट, जो वाटर मेन क्रॉप्स को चाहिए वो इससे ड्रॉ करेंगे, तो इससे हमारी मेन क्रॉप्स इफेक्ट होगी। तो वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स, अनवांटेड होते हैं, हम नहीं चाहते कि वो हमारे उसमें ग्रो करें, लेकिन ग्रो कर जाते हैं तो दैट इज़ हार्मफुल फॉर मेन क्रॉप्स। तो नेक्स्ट आपका है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स कैसे होते हैं ये मैं बेटा आपको अभी बता रही हूँ। चलो नेक्स्ट बेटा था प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स तो मैंने आपको बता ही दिया, अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो विद द मेन क्रॉप्स। और इसका नुकसान क्या है मैंने ये भी बता दिया, वाई दे आर हार्मफुल, ठीक है। अब हम वीड्स से हमारी क्रॉप्स को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिमूव, या तो हम उनको मतलब मेन उनका क्या है, अप्रूट करना है। ये नहीं कि जैसे सिकल की हेल्प से हम अपर पार्ट काट दें और रूट्स हमारी रहें तो दोबारा ग्रो कर जाएगी। तो क्या होता है, सबसे पहले वी रिमूव इट विद हैंड्स, मतलब रूट के समेत इसको हमें निकालना है। और सेकंड, बाय यूजिंग खुरपी, खुरपी इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रोल, ट्रोल और खुरपी, खुरपी या ट्रोल मतलब ट्रोल की हेल्प से हम इसको कट कर सकते हैं, अप्रूट कर सकते हैं। दूसरा, बाय प्लोइंग, हम इसमें प्लो कर सकते हैं। प्लो करने से क्या होता है, वीड्स जब स्मॉल उस पर होते हैं, लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है हमें, वीड्स आर रिमूव्ड बिफोर फ्लावरिंग स्टेज, क्योंकि अगर उसमें फ्लावर्स आ गए, फ्लावर्स फ्रूट बन जाएगा, फ्रूट से सीड्स,
और वो सीड्स जो हमारी सोइल में स्प्रेड होंगे तो वो दोबारा से वीड्स हमारे ग्रो कर जाएंगे। तो फ्लावरिंग स्टेज आने से पहले हमें उसको अप्रूट करना है ताकि वो फर्दर ग्रो ना करें, ठीक है। तो दूसरी बात ये याद करना, वीड्स आर रिमूव्ड बिफोर फ्लावरिंग स्टेज, ठीक है। तो इसमें बाय हैंड या बाय प्लोइंग, प्लोइंग से क्या होता है, जब आप प्लोइंग मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, जब हम फील्ड में प्लो करते हैं तो क्या होता है, एक तो उससे जो हमारी जो सोइल है एयरी हो जाती है, सेकंड जो वीड्स हैं अप्रूट हो जाते हैं और अप्रूट होने के बाद दे मिक्स विद द सोइल और उसको एक तरह से मेन्योर्स का काम भी करते हैं। अगर हमारी वीड्स पॉइजनस नहीं है, अप्रूट हो गए हैं और सोइल के साथ मिक्स हो रही हैं तो वो एक तरह से डिकम्पोज होके वो मेन्योर्स का भी काम करेंगे, ठीक है। तो दूसरा हमारा होगा बाय प्लोइंग। प्लोइंग से तो बहुत फायदे हैं, एयरिंग भी हो जाएगी, उसका लेवल भी इक्वल हो जाएगा। दूसरा सोइल मतलब जो हमारी सोइल है उसको एक तरह से ह्यूमस वगैरह भी प्रोवाइड करेगी। तो इस तरह से ये आपका सेकंड होगा। बेटा आप ये सब नोट करो, एनसीईआरटी में गिवन है पैराग्राफ की फॉर्म में, लेकिन अगर जब आप नोट करोगे और इसको एक बार रीड कर लोगे, इसके बाद आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे तो आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ आएगा। थर्ड है बाय यूजिंग केमिकल्स, तो वो होते हैं वीडिसाइड्स। वीडिसाइड्स आर केमिकल्स, वीडिसाइड्स आर केमिकल्स दैट यूज टू इरेडिकेट क्रॉप्स। क्रॉप्स को रिमूव करने के लिए हम वीडिसाइड्स भी वो यूज़ करते हैं। ये केमिकल्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है क्योंकि इनके हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं। आपको पता है ना कि केमिकल जितना भी हम यूज़ करेंगे दैट विल बी नॉट बेनिफिट फॉर क्रॉप्स। और आपको मैंने एक आप चीज़ बताई थी, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, विदाउट यूजिंग एनी केमिकल्स, विदाउट यूज एनी फर्टिलाइजर्स, वीडिसाइड्स, हम जो है नेचुरल उससे जैसे कि मैन्योर्स यूज़ करें तो बायोडिग्रेडेबल उससे अगर हम अपनी फार्मिंग करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज ऑर्गेनिक फार्मिंग। और ये बात नोट कर लो, सिक्किम इज़ द फर्स्ट स्टेट, सिक्किम इज़ द फर्स्ट स्टेट टू एडॉप्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग। वहाँ कोई भी केमिकल्स, कोई भी फर्टिलाइजर्स, कोई भी वीडिसाइड्स नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ ये जो आपके बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, डिकम्पोज है, ऑर्गेनिक तरीके से वो आपकी फार्मिंग करते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में सिक्किम जो है फर्स्ट है। इसके बाद आपका वीडिसाइड, वीडिसाइड ये भी नोट कर लो, आपके एनसीईआरटी में सिर्फ 2,4-D की है। 2,4-D की फुल फॉर्म क्या है, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सिल एसिटिक एसिड। आई रिपीट, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सिल एसिटिक एसिड, ये नोट कर लो बेटा। दूसरा है MCP, इसकी फुल फॉर्म बेटा ज़रूरत नहीं है, आप 2,4-D की लर्न कर लेना। बाकी आपका जो वीडिसाइड्स है MCP, ये भी बेटा आपकी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो ये भी आप नोट कर लो, ठीक है। तो इसके बाद हो गया हमारा वीडिसाइड्स। वीडिसाइड्स के लिए एक और हम मेथड यूज़ करते हैं दैट इज़ बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड्स में क्या होता है, सम इंसेक्ट्स और सम पेस्ट आर नेचुरल एनिमी ऑफ वीड्स। मतलब ये नहीं है कि हर तरह की वीड्स के लिए हम इंसेक्ट, पेस्ट या कुछ प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर जो वीड्स होता है वो पर्टिकुलर उसके एनिमी होते हैं, दे में बी प्लांट्स, दे में बी एनिमल्स, तो वो हम यूज़ करते हैं। जैसे हमारे फॉर एग्जांपल ओपनशेक प्लांट्स हैं, उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइप का इंसेक्ट्स होता है, वो इंसेक्ट्स हम उसमें फील्ड में आपको छोड़ देते हैं और वो क्या होता है, वीड्स को तो डिस्ट्रॉय कर देता है लेकिन मेन क्रॉप को कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो ये है हमारा बायोलॉजिकल मेथड। मीन्स हमें ना तो फर्टिलाइजर्स यूज़ करने की ज़रूरत है, ना वीडिसाइड्स, किसी भी तरह की, वो नेचुरल एनिमी ही उसको फीड कर लेते हैं और इसके बाद मेन क्रॉप्स को हमारे कोई भी नुकसान नहीं होता। तो ये था हमारा बायोलॉजिकल मेथड। आफ्टर दैट हार्वेस्टिंग, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है, कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मेच्योर्ड, कटिंग of crops after it is matured, so that is called as harvesting. There are many harvesting festivals. ये आपके बेटा पैराग्राफ की फॉर्म में दिया हुआ है कि कौन कौन से हमारे हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स हैं। जैसे वैसाखी, अब ये भी वैसाखी गई है ना, वैसाखी इज मेन हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। वैसाखी से उसमें मतलब कि आपकी वीड्स को कट किया जाता है तो उसमें ये मतलब खुशियाँ मनाते हैं, तो दैट इज़ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। इसके अलावा अगर हम तमिलनाडु की बात करें, पोंगल, पोंगल भी आपका हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। पोंगल पे भी आपके मेनली हार्वेस्ट को कट किया जाता है, ठीक है। बिहू इन असम, वो भी आपका हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। बिहू इन असम, पोंगल इन तमिलनाडु एंड वैसाखी इन पंजाब। तो इस तरह से बहुत सारे फेस्टिवल हैं दैट इज़ सेलिब्रेटेड व्हेन देयर इज़ ए
कटिंग ऑफ क्रॉप्स, जब हम क्रॉप को कट करते हैं तब हम जो फेस्टिवल हमारे होते हैं दैट इज कॉल्ड एज हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। अब हार्वेस्टिंग के लिए क्या होता है, कट करते हैं, जो आपका अगेन ट्रेडिशनल मेथड था उसमें तो सिकल की हेल्प से या किसी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट की हेल्प से हम हार्वेस्टिंग कर लेते थे, लेकिन अब हम मशीन्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं। तो आपका है थ्रेशिंग क्या होता है, सेपरेटिंग एंड ग्रेन एंड हस्क, जो हमारा सीड्स हैं, जो हमारे क्रॉप के सीड्स हैं उसको हम अलग कर देते हैं, किससे, हस्क से। जैसे आपकी वीड्स को ही ले लो, वीड्स में क्या होता है, अगर इफ़ यू हैव सीन, वीड्स को हम इस तरह से किसी एक हार्ड सरफेस पे पटकते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे सीड्स अलग हो जाते हैं और जो हस्क है वो अलग हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज थ्रेशिंग। यू हैव रेड दिस थ्रेशिंग विनोइंग इन 6th स्टैंडर्ड आल्सो, पढ़ा है ना बच्चों। इसके बाद आपका है विनोइंग क्या होता है, सेपरेटिंग ग्रेन एंड चाफ। ये तो बेटा ट्रेडिशनल भी है, लेकिन अब तो मशीन्स की हेल्प से भी करते हैं। क्या करते थे, सामने एक फ़ैन चला देते थे और किसी ऊंचे प्लेटफॉर्म पे हम फ़ैन के सामने उखड़ को इस तरह से कोई भी आपका, जैसे कोई भी आप ये खड़े हो जाते थे तो जो आपका हस्क है वो उड़ के अलग हो जाता था, हमारी सीड जो है वो अलग हो जाती थी। तो ये है आपके थ्रेशिंग एंड विनोइंग। थ्रेशिंग सेपरेटिंग ऑफ ग्रेन फ्रॉम हस्क और विनोइंग सेपरेटिंग हैंड चाफ, दैट इज कॉल्ड एज विनोइंग। अब हम एक कंबाइंड मशीन यूज़ करते हैं। जस्ट सी, जब मैं लेसन पढ़ा रही थी तो मोस्टली स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि मैम हमने कंबाइंड मशीन देखी है, कंबाइंड मशीन है, इसको हम कंबाइंड क्यों कहते हैं। दिस मशीन इज़ कॉल्ड कंबाइंड बिकॉज इट इज़ यूज थ्रेशिंग एज वेल एज हार्वेस्टर। और एक तरह से हार्वेस्टर भी है, ये हमारी जो क्रॉप्स है उसको कट भी कर देती है और कट करने के बाद उसको थ्रेशिंग भी करती है, मीन्स सेपरेटिंग ग्रेन एंड हस्क। तो उसको थ्रेशिंग भी करती है और हमारी क्रॉप्स को कट भी करती है। तो ये था हमारा कंबाइंड मशीन। ठीक है बच्चों, समझ आया। अब बेटा आपका एक स्मॉल टॉपिक है दैट इज स्टोरेज। स्टोरेज क्या होता है, अब हमने सब कुछ कर लिया, वी हार्वेस्ट, उसको पेस्ट से बचा लिया, फर्टिलाइज़र से यूज़ कर लिए, वीड से बचा लिया। अब हमने मेन हमारा टास्क क्या है, स्टोरेज। जो क्रॉप्स हमें मिली है उसको हमें प्रॉपरली स्टोर करना है। इट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रैट्स, इंसेक्ट्स। कई बार देखा ना, वीड्स में छोटे छोटे ब्लैक कलर के कीड़े हो जाते हैं, या आपके राइस में भी, पल्सेस में भी कुछ बहुत स्मॉल इंसेक्ट्स, कई बार तो इतने छोटे होते हैं कि मैं बड़े ध्यान से नज़र देखें तभी नज़र आते हैं। रैट दैट इज आल्सो कॉल्ड एज रोडेंट्स। इन सब से हमें उनको प्रोटेक्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आपका ये कुछ ना कुछ हमें टेक्निक यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो ग्रेन है वो सेफ रहे और हाइजीनिक रहे। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें देखनी है कि इट शुड बी स्टोर्ड एट हाइजीनिक ड्राई प्लेस। हाइजीनिक और ड्राई प्लेस पे हमें इसको करना है जहाँ पे प्रॉपर सनलाइट और एयर आती हो। अगर हम इसको मॉइस्चर में या किसी डार्क रूम में स्टोर करेंगे तो ये हमारा ख़राब हो सकता है। तो देयर शुड बी प्रॉपर सनलाइट, एयर, ड्राई, हाइजीनिक कंडीशन। ये सभी कंडीशन होंगे तभी हम सेफली इसको फॉर एवर यूज़ कर पाएंगे। तो मेनली जो वीड्स है, ये राइस है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, गनी बैग्स, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में इट इज मेड अप ऑफ जूट से बना होता है और नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसे बोरी भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, अगर हम इसको स्टोर कर रहे हैं किसी गोडाउन में या अपने घर में भी कर रहे हैं तो एक वुडन वो होता है, वुडन सरफेस होता है, उस पर थोड़ा सा वो सोइल से थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए। जैसे हमारा ये है, ये हमारा फर्श है, इससे थोड़ा सा ये ऊंचा होना चाहिए ताकि इस पर कोई भी रोडेंट्स, कोई भी आपका मॉइस्चर ये ना जा सके, क्योंकि जो आपका जूट है वो मॉइस्चर पकड़ लेगा। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहले होता है गनी बैग्स। सिलोज, जैसे मैं लार्ज स्केल पे, सिलोज आर ग्रेनरीज, दिस आर मतलब ग्रेनरीज। ग्रेनरी के लिए बेटा ये देखो सिलोज, ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, आपको मैं किसी दूसरी बुक से दिखा रही हूँ। ये आपके सिलोज, सिलोज जो क्या होते हैं मेटल से बने होते हैं। मेटल से बने होने की वजह से इनमें रोडेंट्स तो नहीं जा सकते, यानी कि रैट्स तो नहीं जा सकते, लेकिन इंसेक्ट वगैरह अगर इनको ज़रा सा भी मॉइस्चर मिल जाए तो इंसेक्ट्स वगैरह इसमें ग्रो कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा कि आई हैव सीन मैनी टाइम्स कि जैसे हम गेहूँ वगैरह खरीद के लाते हैं, पहले इसको प्रॉपर सनलाइट में ड्राई करते हैं, और ड्राई करने के बाद ये नहीं कि हम इमीडिएटली इसको यूज़ कर लेते हैं, उसको फ़ैन के नीचे थोड़ा ठंडा करते हैं। आफ्टर दैट वी स्टोर इट।
तो घर में क्या होता है, एक सिंपल सी आपकी मेटेलिक एल्युमिनियम की एक तरह से सिलोज होती हैं, लेकिन लार्ज स्केल पे देर आर लार्ज वेरी बिग सिलोज जिसमें बहुत सारा ग्रेन हम स्टोर कर सकते हैं। तो इस सिलोज में हम ग्रेन को स्टोर करते हैं, तो हमें इसको प्रोटेक्ट। इसके अलावा ड्राइड नीम लीव्स हैं, ये भी आपका एक तरह से इंसेक्ट से, पेस्ट से या किसी भी तरह की उससे है, ये मतलब हमें ये ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करता है। जैसे आपका मेनली वीड्स होता है, वीड्स के लिए हम क्या करते हैं, ड्राइड नीम लीव्स, वो अगर हम यूज़ करेंगे तो उससे भी हमारा जो ग्रेन है वो सेफ़ रहेगा। इसके अलावा हम यूज़ करते हैं जैसे वेजिटेबल ऑयल्स भी अगर हम ये कर दें तब भी हमारा जो ग्रेन है वो सेफ़ रहेगा। इसके बाद आपका है स्मॉल टॉपिक एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल्स रियर्ड एट होम और फील्ड। क्या होता है कि एक तो हमें एडिशनल इनकम इससे मिल जाएगी एनिमल हस्बेंड्री से। कई बार हम फील्ड पे कैटल्स वगैरह को हम रियर कर लेते हैं, यानी कि पाल लेते हैं। तो जैसे कैटल्स हैं वो हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं, हाँ, और इससे हमें जो कैटल डंग होता है वो भी इट एक्ट एज ए मैन्योर की तरह वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो दे आर वेरी यूज़फुल फॉर अस। तो हम एक तरह से ये रियरिंग करते हैं एनिमल्स की, दैट इज आल्सो यूज़फुल। और उनको जो फीड है वो बड़े आराम से फील्ड से मिल ही रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फीड्स हम उनके लिए हम फॉडर क्रॉप्स हैं वो थोड़ा सा ग्रे कर सकते हैं, तो हमें ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेगा, हमें मिल्क भी प्रोवाइड होगा, कैटल डंग जो है मैन्योर की तरह काम करेगा। तो एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल्स आर रियर्ड एट होम और फील्ड, तो ये होता है हमारा एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, इसके अलावा चिक, यानी कि आप चिक को भी हम कई बार रियर करते हैं फॉर मीट फॉर एग, उसके लिए भी उसको भी हम रियर करते हैं, और ये भी हमारा ज़्यादा स्पेस नहीं लेता। और कुछ एक हम ज़्यादा फीड वगैरह भी, तो ये भी हमारा इकोनॉमिकल होता है। ठीक है, इसके अलावा ये आपके बेटे इसमें ये बॉक्स में दिया हुआ है, ये आप नोट कर लो, अंडरलाइन इट। फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ, वी गेट लिवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज़ रिच इन विटामिन डी। तो बेटा ये आप नोट कर लेना, जहाँ जहाँ मैंने आपको अंडरलाइन करने के लिए कहा है, ये सिलोज ग्रेनरीज, ये बहुत आपके इंपॉर्टेंट है, इनको अंडरलाइन कर लेना। एनिमल हस्बेंड्री है, इसकी डेफिनेशन प्रॉपर दी हुई है, उसको आप अंडरलाइन कर लेना, और अंडरलाइन नहीं सिर्फ लर्न भी करना है। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ आपका ये चैप्टर तो ओवर हुआ। आपने वैसे भी ऑनलाइन क्लासेस में भी पढ़ा होगा, और अब आपकी वीडियो भी आ गई है, तो आई थिंक ये बहुत अच्छे से आपको हो जाना चाहिए लेसन। ये बेटा अच्छे से करना, और इसका वर्कबुक ये सब ट्राई करना। ओके बच्चों, गॉड ब्लेस यू।